मुख्तार अंसारी को आज मिट्टी में मिला दिया गया। मुख्तार को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया गया। मुख्तार के जनाजे में हजारों लोगों का हुजूम था। हर कोई मुख्तार की अलग अलग अपनी कहानी सुना रहा था। गाजीपुर में मुख्तार को नायक बताया गया। मुख्तार को खलनायक बताने वाले भी किस्से बहुत हैं। एक इज्जतदार खानदान वाले मुख्तार ने क्यों माफिया बनने का फैसला किया? उसके बाद गाजीपुर की गद्दी पर कौन बैठता? इसके लिए मुख्तार ने किसको तैयार किया था? अगर योगी सरकार न आती तो मुख्तार खानदान में क्या हो रहा होता? मुख्तार की फाइल का आज हर वो चैप्टर खुलेगा जिसको मुख्तार ने हमेशा दुनिया से छिपा कर रखा था। इतना मेरा यकीन और ईमान है, मौत और जिंदगी का मालिक सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। इसलिए मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाया। बहुत बार लोग हमें मिटाने की कोशिश किए। अगर चंद लोग हमें बर्बाद करना और मिटाना चाहते हैं तो लाखों और करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ भी करते हैं। हम लोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं और पिछले 3 वर्षों में तो इतने मुकदमे लग गए हैं कि अब ये समझ में आ गया है कि सत्ता के दबाव में अगर प्रशासन भी मुकदमे लगाने लगेगा तो क्या करा जाए। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से कान खोलकर सुन लीजिए, हम भारत को तालिबान नहीं बनाना चाहते हैं। हम न हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, न मुसलमान राष्ट्र चाहते हैं। हम भारत चाहते हैं, वो भारत जो महात्मा गांधी चाहते थे, वो भारत जो काशीराम चाहते थे, वो भारत जो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी चाहते थे। जेल जाते हुए भी डायलॉग बाजी। रुतबा, रौब और रंगबाजी ये मुख्तार का अतीत था, बीता हुआ कल था। ये मुख्तार के बेटों का वर्तमान होता, उनका आज होता। अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार न आती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2017 में योगी की सरकार और माफिया मुख्तार की सारी मुख्तारी निकल गई। तो अकेला नहीं हूं मैं, दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ। जब मुख्तार 23 साल का था, तब मुख्तार पर मर्डर का पहला मुकदमा लिखा गया। पुलिस फाइल में पहली बार मुख्तार का नाम मर्डर के आरोपी के तौर पर लिखा गया। जिस उम्र में मुख्तार पर मर्डर का मुकदमा लिखा गया, उस उम्र में मुख्तार के बेटे भी मुख्तार के नक्शे कदम पर चल रहे थे। मुख्तार के बेटे जिस टोन में बात करते थे, मुख्तार के बेटे जैसे लोगों को धमकाते थे, इन्होंने ये कहीं और से नहीं बल्कि खुद मुख्तार से सीखा था। ये मुख्तारी इन्हें विरासत में मिली थी। चुनावी रैली में आप अपने लिए नारे काहे लगवा रहे हैं? लगवा नहीं रहे हैं, लग रहे हैं। जलवा है हमारा। पहचान बताना मेरी आदत नहीं है, लोग शक्ल देख के पहचान जाते हैं। कर रहा है मेरे आंख का दबाव, दुनिया समझ रही है कश्ती जातो जी से मिला था, अच्छी लंबी बात हुई और कहकर आया था कि भैया कुछ दिनों तक थोड़ा ट्रांसफर पोस्टिंग रोके रखिएगा। पहले जिन्होंने जिनके करियर बर्बाद किए हैं, जिन्होंने जिनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं, पहले उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लिया जाए। 63 साल में मुख्तार के कई किरदार दिखे। वो अलग गेटअप में दिखा। उसकी मुख्तारी की खूब चर्चा हुई। अगर मुख्तार को समझना है, अगर अपराध और अपराध के अंजाम का अंत कैसे होगा ये जानना है, तो इन 2 तस्वीरों को समझ लीजिए। मुख्तार क्या? हर माफिया और गैंगस्टर की कहानी आपको समझ आ जाएगी। एक मुख्तार ऐसा था जो किसी से डरता नहीं था, वो कभी झुकता नहीं था। दूसरा मुख्तार व्हीलचेयर से उठता नहीं था। एक मुख्तार ने गाजीपुर के बड़े फाटक से पूरे पूर्वांचल को कंट्रोल किया। दूसरे मुख्तार की जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ गई। दूसरा मुख्तार हर रोज जेल में अपने गुनाहों की मौत मरता था। एक मुख्तार को ना सुनना सख्त नापसंद था। दूसरा मुख्तार खुद दहशत और डर के साए में जी रहा था। एक मुख्तार के खौफ से पूरा यूपी कांपता था। दूसरा मुख्तार बेबस और बीमार था।
मुख्तार की इन तस्वीरों की तरह ही अंसारी खानदान की कहानी के भी दो हिस्से हैं। पहली कहानी का आखिरी चैप्टर मुख्तार है तो दूसरी कहानी का राइटर ही मुख्तार है। पहली कहानी मुख्तार पर खत्म हो जाती है और दूसरी कहानी की शुरुआत ही मुख्तार से होती है। 3 जून 1963 को मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। पहली बात अंसारी खानदान के उस शानदार विरासत की जहां से मुख्तार आया था। मुख्तार से पहले गाजीपुर अंसारी खानदान का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता था। मुख्तार के दादा का नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, पिता का नाम सुभान अल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार के 2 बड़े भाई थे, अफजाल अंसारी और सिबकतुल्ला अंसारी। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे, फ्रीडम फाइटर और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। मुख्तार के नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता सुभानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन थे, वे स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर था। अंसारी फैमिली का असर गाजीपुर के साथ साथ मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक था। मुख्तार के पिता ने मुख्तार का नाम उसके दादा के नाम पर रखा था। मुख्तार के पिता चाहते थे मुख्तार भी अपने दादा की तरह ही नाम कमाए, अंसारी परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाए। लेकिन मुख्तार ने तो अंसारी परिवार की पूरी विरासत और सियासत को बदल कर रख दिया। जिस गाजीपुर में अंसारी परिवार का नाम इज्जत और अदब से लिया जाता था, उसी परिवार का नाम लेने से लोग डरने लगे। मुख्तार का घर, जिसे बड़ा फाटक कहा जाता था, जो पहले स्वतंत्रता सेनानियों का पनाहगार था, मुख्तार ने उसे अपने क्राइम सिंडिकेट का कंट्रोल रूम बना दिया। इसी फाटक से मुख्तार मर्डर, लूट, अपहरण के ऑर्डर देता था और जो मुख्तार ने शुरू किया, पूरी फैमिली इसी काम में शामिल हो गई। अंसारी फैमिली की लेगेसी क्राइम कुंडली में बदल गई। मुख्तार अंसारी पर कुल 65 केस दर्ज हैं। वो बांदा जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहा था। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर 11 केस दर्ज हैं। वो 75,000 की इनामी हैं। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 8 केस दर्ज हैं। वो कासगंज जेल में बंद है। मुख्तार की बड़ी बहू निकहत अंसारी भी जेल की हवा खा चुकी है। 1 केस है और फिलहाल जमानत पर है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं, जमानत पर बाहर है। इसके अलावा मुख्तार के दोनों बड़े भाइयों पर भी अलग अलग केस हैं। सिगतुल्ला अंसारी पर 3 केस और अफजाल अंसारी पर 7 केस दर्ज हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं और 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं। मुख्तार के साले शर्जील रजा पर 2 केस दर्ज हैं और वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। सच्चाई ये है कि मुख्तार अंसारी का गैंग था। मुख्तार अंसारी गैंग का भय और आतंक था। उसके गैंग का जबरन धन वसूलों में, चाहे कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड हो, तमाम हत्याकांड में वो वांछित था। मुख्तार चाहता तो कुछ बड़ा करता। जितना उसके पिता ने सोचा था उससे कहीं बड़ा आदमी बनता, अपने परिवार की विरासत में बढ़ता, खूब नाम कमाता। 7 फीट लंबा और चौड़ी डील डाल वाला मुख्तार चाहता तो बड़ा धावक बनता। अपने कॉलेज टाइम पर मुख्तार खूब क्रिकेट खेलता था, फास्ट बॉलिंग करता था। मुख्तार चाहता तो क्रिकेटर बनकर भी नाम कमा सकता था। एक मुख्तार का निशाना अचूक था, वो उड़ते परिंदों को पलक झपकते ही मार गिराता था। मुख्तार चाहता तो निशानेबाज भी बन सकता था, लेकिन मुख्तार ने जुर्म और जराइम को चुना। वो माफिया और बाहुबली बना। गाजीपुर जेल में वो चबूतरा बना रखा था, उसके ऊपर बैठता था, मंच के ऊपर, वहाँ से बैठ के वो दरबार लगाता था। एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट्स का पैट्रोनेज रहा इसको, तो उसके कारण कोई भी जेलर, कोई जेल सुपरिटेंडेंट, जब तक कि गवर्नमेंट सख्ती से सपोर्ट नहीं करती है ऑफिसर्स को, तब तक फिर वो एक मैसेजिंग हो जाती है कि इनको कुछ नहीं कहना है।
मुख्तार अंसारी का जलवा ये था कि जब मैंने रिकवरी की उसके बाद मऊ दंगा हुआ, वो जेल से बाहर था और खुली जीप में घूम रहा था, तो सबको दिखाई दिया मीडिया के माध्यम से जब ये फुटेज आई कि देखो मुख्तार अंसारी का क्या जलवा है वर्तमान सरकार में। और जब उसका ये जलवा देखा लोगों ने तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मुख्तार के अगेंस्ट बोल सके। तो जब ये माहौल बन गया तो कौन जाके गवाही देगा? जिसने कोशिश की न्यायालय में गवाही देने की वो मार दिया गया या डरा धमका के पीछे हटा दिया गया। मुख्तार उस रास्ते पर चला जो रास्ता जेल की सलाखों पर खत्म होता है। मुख्तार के साथ भी वही हुआ। मुख्तार को चाहने वाले उसे दिलेर मानते हैं, पूर्वांचल का शेर मानते हैं, मुख्तार को अपना रहनुमा बताते हैं। तो दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। हाथियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। 63 साल पहले जिस गाजीपुर से मुख्तार की कहानी शुरू हुई, पिछले 46 सालों से गाजीपुर मुख्तार के नाम से जाना जाता था। अब वही मुख्तार गाजीपुर की मिट्टी में मिल गया। मुख्तार के जनाजे में शामिल होने के लिए भारी भीड़ आई। दावा किया जा रहा है कि करीब 30,000 लोग मुख्तार को सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। गाजीपुर में, मऊ में, वाराणसी में भी बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग थी और वो कोई छोटी मोटी फ़ैन फॉलोइंग नहीं थी। और लोग बिल्कुल अपना एक जो मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ थे वो इनको एक आइकॉन की तरह ट्रीट करके चलते थे। माफिया सब समझते थे, बस वो अपने को जोड़ना चाहते थे उससे, उसके नक्शे कदम पे चलना चाहते थे, जिससे कि जिस तरह का नाम उसने कमाया वो भी कमा सकें। कुछ इस टाइप की मैं समझता हूँ कि एक मेंटालिटी थी जो कि अब तो करीब करीब ख़त्म हो चुकी है। उधर ऐसा कुछ है नहीं। अपने चाहने वालों के लिए मुख्तार मसीहा था, रॉबिन हुड था। पुलिस के लिए मुख्तार माफिया और गैंगस्टर था। लेकिन मुख्तार की सबसे बड़ी पहचान पूर्वांचल के बड़े बाहुबली की थी। अब मुख्तार की कहानी खत्म हो चुकी है, तब भी मुख्तार को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार का परिवार और मुख्तार के मुरीद उसके लिए नैरेटिव बना रहे हैं। नैरेटिव बनाने का काम जब मुख्तार जेल में था तब भी होता था और ये अब भी हो रहा है। आखिरकार एक माफिया आइडियल कैसे बन जाता है, इसके लिए आपको मुख्तार की कहानी को और डिटेल में समझना होगा। 1970 के दशक में पूर्वांचल में सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए संघर्ष शुरू हुआ। इस वक्त पूर्वांचल में 2 गैंग एक्टिव थे। एक था मकनू सिंह का गैंग और दूसरा साहिब सिंह का। मुख्तार ने अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मकनू सिंह का गैंग ज्वाइन किया। शराब, सड़क, रेलवे, कोयला, हर सरकारी ठेके के लिए इन गैंग्स में गोलियां चलती थी। एक तरफ मुख्तार था तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह। कि ये सब जो वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जो मेरी समझ कहती है, वो एक तो ठेकेदारी में कोई और सामने ना आए। नंबर 2 चंदासी मंडी, जो कि कोयले की मंडी थी मुगलसराय से पहले, मुगलसराय और वाराणसी के बीच में, उसके वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई हुई। उसी से ब्रजेश सिंह से अदावत हुई और उसी को लेके जो है वो रुंगटा का अपहरण किया गया, क्योंकि रुंगटा भी बहुत बड़े कोयले के व्यापारी थे वहाँ के और वीएचपी के बड़े प्रतिष्ठित नेता थे। उनकी जब अपहरण के बाद हत्या हुई तो उस पर बहुत लाइमलाइट में मुख्तार अंसारी आया और बड़ी छवि भी खराब हुई। 1978 में गाजीपुर के सैदपुर थाने में मुख्तार के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। मुख्तार पर धमकी देने का आरोप लगा था। साल 1986 में मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मर्डर का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद मुख्तार कभी पीछे नहीं मुड़ा, वो आगे बढ़ता गया। वो अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने लगा। पूरा पूर्वांचल मुख्तार को उसके नाम से पहचाने जाने लगा। मुख्तार के मुख्तारी की चर्चा होने लगी और देखते ही देखते मुख्तार यूपी का बड़ा बाहुबली बन गया। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना गैंग बना लिया।
मुख्तार के गैंग का कोड वर्ड IS-191 था। उसने कोयला खनन, रेलवे जैसे कामों में 100 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया। फिर वो गुंडा टैक्स, जबरन वसूली, अपहरण और सरकारी जमीनों पर कब्जे के धंधे में भी आ गया। उसका सिंडिकेट मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में एक्टिव था। मुख्तार पर मर्डर के 18 मामले दर्ज थे। 8 हत्या के केस तो मुख्तार पर जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। 10 मुकदमे हत्या के प्रयास के हैं। धमकी, धोखाधड़ी, जमीनों पर कब्जा, आर्म्स एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी गैंगस्टर एक्ट और मकोका समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज है। मुख्तार पर लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी केस चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी के गैंग के नाम पर करीब 155 FIR दर्ज है। मुख्तार पूर्वांचल में डर और दहशत का पर्याय था। आलम यह था कि उसकी मर्जी के बगैर पूर्वांचल में कोई भी ठेका या व्यवसाय कोई दूसरा नहीं कर सकता था। मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, कोयला कारोबार, रेलवे का ठेका और मछली का अवैध कारोबार चलाता था। मुख्तार ने अपने गुनाह के दम पर न सिर्फ क्राइम सिंडिकेट खड़ा किया, बल्कि मुख्तार ने करोड़ों की प्रॉपर्टी भी बनाई। मुख्तार के काफिले में कई फोर्ड। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुख्तार के पास 1200 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। इसमें से 608 करोड़ की प्रॉपर्टी या तो जब्त की जा चुकी है या फिर ध्वस्त की जा चुकी है। अभी बाकी का हिसाब चल रहा है कि सरकार चलती रहेगी, जैसा कि पूरी उम्मीद है कि उनकी सरकार चलती रहेगी तो इनका तो मतलब नामो निशान मिट जाएगा इन अपराधियों का। और मैं समझता हूँ मतलब योगी जी का जो डंडा चला है उसका प्रभाव दिखने लगा है और आम जनता ये समझने लगी है कि अब लॉ एंड ऑर्डर है और रूल ऑफ लॉ यहाँ अप्लाई करता है। और यहाँ पे आप ये चाहें कि समाज को यू होल्ड द सोसाइटी टू रैंसम और आप हर जो ऑक्शन होता है उसमें आपका हाथ रहे और हर ठेका आपको मिल जाए और सैंड माइनिंग भी आपको मिल जाए और फिशरीज भी मिल जाए और सब पे आपका एक पकड़ है। आर्थिक साम्राज्य जो खड़ा कर रखा था ये तो ध्वस्त होता जा रहा है और मैं समझता हूँ योगी जी के कार्यकाल में ही नेस्तनाबूद हो जाएगा। मुख्तार अंसारी पिछले करीब 19 साल से देश की अलग अलग जेलों में बंद था। मऊ दंगों के बाद उसने 2005 में सरेंडर किया था। उसने मऊ, गाजीपुर, जौनपुर और बनारस में अपने गैंग को इतना ज्यादा बढ़ाया कि दूसरा कोई ऊपर ही उठ नहीं पाया। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां भी जब पूर्वांचल में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए बढ़ी तो उन्होंने मुख्तार के ही कंधे को चुना, वो सपा हो या बसपा। मुख्तार 5 बार विधायक बना। 1996 में पहली बार वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीता। 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी मऊ से उसने जीत हासिल की। आखिरी 3 चुनाव उसने जेल में रहते हुए जीते। 2010 में बीएसपी से निकाले जाने के बाद उसने अपनी पार्टी भी बनाई। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया। अपनी दबंगई की बदौलत एक विधायक के तौर पर वो नॉन स्टॉप जीतता रहा और जिसने भी उसकी दबंगई के खिलाफ आवाज उठाई वो उसे अपने रास्ते से हटाता चला गया।